हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हंसू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी व्यापार संतुलन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि सारे फ्रेंड्स वो वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग ना देखे हों उनके लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में, जो एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लाई गई थी। और इसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रेटन वुड्स प्रणाली। क्या? ब्रेटन वुड्स प्रणाली, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्पश्चात इससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या क्या प्रॉफिट हुआ। सारी चीजें एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली लाई क्यों गई और यह है क्या। देखिए, जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो पहले उसका बेसिक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। अगर बेस स्ट्रांग होता है तो आगे का जो चैप्टर होगा सही तरीके से आपके माइंड में सेट हो सकता है। ठीक है, यह ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। खास करके आप अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर यहां से क्वेश्चन आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, क्वेश्चन यहां से हमेशा मिलेगा आप लोगों को। चलिए समझते हैं कि यहां है क्या। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि वो टाइम पीरियड कौन सा था, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का टाइम पीरियड था। मतलब कि 1939 से 1945 तक चला था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या समाप्ति के दौर पर था, तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। मतलब अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी थी और उससे फिर से एकत्रित करके आगे बढ़ाना मुश्किल सा लग रहा था। और उसी समय हम लोगों ने देखा कि यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो उससे क्या हुआ कि विश्व को एक राजनीतिक मंच तो मिल गया कि पूरा विश्व इकट्ठे होकर एक राजनीतिक मंच के रूप में उभर रहा था, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। तो अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसे कैसे मजबूत किया जाए, जो युद्ध में विभीषिकाएं हुई थी, क्षतियां हुई थी, उसको पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए लाया गया क्या? ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब ये है क्या? तो देखिए, आप लोगों ने यूएसए में सुना होगा हैम्पशायर। यूएसए में एक हैम्पशायर नामक स्थान है और उस हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम का एक जगह है। वहीं पर एक समझौता किया गया कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उसमें मुख्य भूमिका रही यूएसए अर्थात अमेरिका की और इंग्लैंड की, साथ में 42 अन्य देश थे। तो कुल 42 वो और 2 ये, मतलब 44 देशों ने मिलकर क्या किया, उनके प्रतिनिधियों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई और इस प्रणाली के तहत विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके पहले क्या था कि अगर किसी विश्व से लेन देन होता था, अगर मैं मान लीजिए इंडिया का हूं, आप किसी अदर कंट्री के हैं, तो हमारे बीच में जो लेन देन होता था तो वो हमारे और उस व्यक्ति के बीच में ही होता था। मतलब द्विपक्षीय था, इसमें देश का कोई योगदान नहीं था कि अगर हमारे और आपके बीच में कोई विवाद भी होगा तो कंट्री उसे नहीं समझेगी, हमें आपस में समझना पड़ेगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली लाई गई। और ब्रेटन वुड्स प्रणाली है क्या? हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि यह क्यों लाई गई। ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1944 में जुलाई में लाई गई थी और इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि एक वैश्विक करेंसी निर्धारित की जाए, वैश्विक मुद्रा, जो हर कंट्री क्या करे, पूरी तरह से उसे माने। तो उस समय यह देखा गया कि जो कंट्री सबसे ज्यादा जिसकी करेंसी मजबूत हो उसी को सबसे ऊपर रखा जाए। तो आप लोग जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिका बहुत कम परेशान हुआ था। तो जो अमेरिकन डॉलर था, यूएसए डॉलर, वो उसकी जो स्थिति थी वह मजबूत थी। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर को वरीयता दी गई कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है अगर इसे स्थिर करना है तो उसके लिए प्रत्येक देशों को डॉलर को वरीयता देनी पड़ेगी और अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि
कोई भी लेन देन अगर होगा तो वह डॉलर के माध्यम से होगा। तो इस तरह से डॉलर को वरीयता प्रदान की गई। और साथ ही आप सब जानते हैं अगर किसी देश की मुद्रा को वरीयता प्रदान की जाएगी तो उस देश की जो इमेज होती है वह काफी सुधर जाती है। ठीक है, तो अमेरिका के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ और अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगाया गया कि उसकी जो सेंट्रल बैंक है जो डॉलर का छपाई करती है, जो निर्गमन करती है, अगर उसके पास एक निर्धारित कोष नहीं होगा तो वह छपाई नहीं कर सकती या उससे ज्यादा छपाई नहीं कर सकती। आप सब जानते हैं कि अगर मुद्रा का प्रचलन ज्यादा हो जाता है मार्केट में तो महंगाई आ जाती है, मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इस वजह से उसे निर्धारित किया गया कि अगर यूएसए के पास 0.88 मतलब 88 ग्राम सोना होगा, दशमलव ऐसे देखेंगे 0. 0.88 ग्राम गोल्ड, अगर इतना सोना यूएसए के पास है तो वह $1 की छपाई कर सकता है। तो इस तरह से निर्धारित किया गया जिससे कि यूएसए ज्यादा डॉलर की छपाई ना कर पाए, उसकी भी स्थिति मजबूत बनी रहे, डॉलर की भी। ठीक, तो इस तरह से निर्धारित हुआ कि जितने भी देश हैं उनके पास जितनी मुद्रा है, अगर वो अपने मुद्रा की छपाई करना चाहते हैं तो वो अपनी मुद्रा और डॉलर को क्या करेंगे, आकलित करेंगे कि इसका कितना मान है, $1 में हमारी जो मुद्रा है देश की उसका कितना मान है, उस हिसाब से इस रेशियो को लेकर वो अपने मुद्रा की भी छपाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। मतलब कि पूरी अर्थव्यवस्था डॉलर पर निर्धारित हो गई और डॉलर के लिए मान निर्धारित किया गया 0.88 ग्राम कि अगर यूएसए के पास यहां है, यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है उसे फेडरल बैंक बोलते हैं, उसे यहां बात किया गया कि अगर आपके पास 0.88 ग्राम गोल्ड है, सोना है, तभी आप $1 की छपाई कर पाओगे। और पूरी अर्थव्यवस्था को डॉलर में कन्वर्ट किया गया था विश्व की। तो विश्व की जितनी भी कंट्रियां थी वो डॉलर के हिसाब से ही अपने यहाँ की करेंसी छापती थी। इससे क्या हुआ कि मार्केट में स्थिरता आई। तो इस तरह से ये जो प्रणाली थी काफी दिनों तक चलती रही। 1945 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलकर यह 1970 के दशक में समाप्त हो गई पूरी तरह से। वो टाइम था कब, 1969 का, जब अमेरिका ताइवान से युद्ध में फंसा पड़ा था। तो उस समय उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो टूट गई और उसने डॉलर की छपाई ज्यादा कर दी, तो उसका मान पूरी तरह से गिर गया। तो ये 1944 में आया और 1969 में खत्म कर दिया गया था। क्यों? अमेरिका और ताइवान की युद्ध की वजह से। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बेसिक चीजें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर देखेंगे कि यह है क्या, इससे लाभ क्या हुआ। और एक चीज याद रखेंगे, इसी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का क्या बोला जाता है, ट्विंस सिस्टर बोला जाता है, जुड़वा बहनें बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। मैं ये फैक्ट लिखवाऊंगा आप लोगों को। और उन दोनों का आप अगर जानते होंगे, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहां है, तो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। ठीक, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की आवश्यकता। जो चीजें मैं अभी बोला हूं वही आप लोगों को मैं नोट डाउन करवाने वाला हूं। चलिए, पहली आवश्यकता क्यों पड़ी। 1945 से पहले अधिकांश वैश्विक लेन देन द्विपक्षीय होते थे। द्विपक्षीय का मतलब यह है कि एक व्यक्ति और अगले व्यक्ति के मध्य होता था, कंट्री का इसमें कोई रोल नहीं होता था। ठीक, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए चलिए अब इसी का एक सब पॉइंट लिखेंगे। क्या? सीमा पार लेन देन को नियमबद्धता प्रदान करना। सीमा पार लेन देन को क्या? नियमबद्धता प्रदान करना। सीमा पार लेन देन को
नियमबद्धता प्रदान करना। ठीक है, मतलब कि यह जो 1945 से पहले अधिकांश वैश्विक लेन देन द्विपक्षीय होते थे, इस पर नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई, आवश्यकता पड़ी। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, द्वितीय विश्व युद्ध था। क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके लिए क्या किया गया कि जब हम लोगों ने देखा था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के तहत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, तो इसमें सुधार लाने के लिए एक वैश्विक आर्थिक मंच प्रदान करने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली लाई गई थी। चलिए यही लिखेंगे हम लोग। पूरे विश्व को एक आर्थिक प्रणाली की जरूरत पड़ी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पूरे विश्व को एक आर्थिक प्रणाली की जरूरत पड़ी। पूरे विश्व को एक आर्थिक प्रणाली की जरूरत पड़ी। ठीक, जो युद्ध की विभीषिका से हुई बर्बादी को दूर कर, जो युद्ध की विभीषिका से हुई बर्बादी को दूर कर आर्थिक विकास, बर्बादी को दूर कर आर्थिक विकास एवं संपन्नता की ओर ले जाए। आर्थिक विकास एवं संपन्नता की ओर ले जाए। संपन्नता की ओर ले जाए मतलब कि पूरी तरह से जो विश्व था, इसकी अर्थव्यवस्था प्रत्येक कंट्री की टूट चुकी थी। आप सब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व के 2 पार्ट हो गए थे, तो उसके तहत जो कंट्रीज थी सबकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जब युद्ध होता है तो आप सब जानते हैं कि आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा क्षति होती है कंट्री को। ठीक है, तो उसी को पूरी तरह से युद्ध की विभीषिका, मतलब युद्ध में जो विध्वंस हुए, जो परेशानियां हुई, इन सबको दूर करके एक नया आर्थिक मंच दिया जाए, जिससे कि पूरे विश्व का अर्थात एक एक देश का विकास किया जा सके। उसके लिए यह प्रणाली लाई गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पर अगर हम लोग चाहें तो एक और सब पॉइंट इसका लिख सकते हैं। क्या? स्टोरी के तौर पर चीजें लिखेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ था, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मतलब ही है यूएनओ का कि पूरी विश्व की राजनीति को एक किया जाए, पूरे विश्व को एक साथ लेकर चला जाए। ठीक, तो यह कहा गया कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई देशों के द्वारा, वहीं क्या किया गया? दूसरी तरफ विश्व की स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ विश्व की स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व की स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास किया गया। ठीक, ये सब नोट्स ऐसे ही आप लोग बनाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। मतलब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो इससे पूरे विश्व को एक मंच तो मिल गया राजनीतिक तौर पर कि हाँ, सभी कंट्रीज का जो मत होगा वह एक करके यूएनओ के माध्यम से देखा जाएगा। लेकिन साथ ही एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी मंच की जरूरत थी। तो उसी मंच को प्राप्त करने के लिए
जितनी भी कंट्री थी, खास करके यूएसए और इंग्लैंड साथ में 42 अदर कंट्रीज मिलके ब्रिटेन प्रणाली लाई गई, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली लाई गई। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कहां हुई, कब हुई। ठीक, आइए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। चीजें बहुत इजी हैं, स्टोरी के तौर पर लेंगे, इतिहास से जोड़कर पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ये सब वैश्विक लेवल का आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है। चीजें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और ये जो फैक्ट आप लोगों को पता नहीं होता, अचानक से पता चलता है तो लगता है कि यार ये जो आज की अर्थव्यवस्था है, इसे पाने में जो हमारे पूर्वज थे वो कितनी कड़ी मशक्कत किए हुए हैं, तब जाकर यह प्रणाली हमारे सामने आई है, जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग ब्रेटन वुड्स प्रणाली की स्थापना। कब और कहां की गई? पहला पॉइंट, जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर स्थित, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, ये एक जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर, ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन प्लस 42 42 अन्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। अन्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। ठीक है, अन्य प्रतिनिधियों की बैठक हुई, और यह बैठक हुई किस लिए, वही हम लोग यहां सब पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए। मतलब चलिए एक एक पॉइंट याद करेंगे, ये फैक्ट है, इन्हें याद करना कंपलसरी है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। कहां हुई? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर। ये आप लोग याद रखेंगे, ये एक जगह का नाम है, न्यू हैम्प। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज, और उसके अंदर कोई तहसील हो, तो इसी तरह से ही न्यू हैम्पशायर शायद एक सिटी का नाम है, मैं भी कंफर्म नहीं हूं। और ये जो ब्रेटन वुड्स था, यह उस जिला के अंदर एक जगह थी ब्रेटन वुड्स के नाम से, जो यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर जब इसका फाउंडेशन हुआ, जब यह बना, तो मेंबर कौन कौन से थे यह पूछता है। तो उस समय यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन और 42 अदर कंट्री, 42 अन्य देश, अमेरिका और ब्रिटेन, मतलब 42, 43, 44, मतलब 44 कंट्रियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक बैठक की। और वह बैठक किस लिए की? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी स्थापना से संबंधित फैक्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में बात आती है कि किसके मार्गदर्शन में, यह पूछता है मार्गदर्शन इसका किसने किया था। तो उसमें दो व्यक्ति थे। वो कौन कौन से थे? यूएसए के थे हैरी डेस्टर व्हाइट, हैरी
डेस्टर वाइट, ये यूएसए के थे, ठीक है, हैरी डेस्टर वाइट। और एक थे कहां के, इंग्लैंड के जॉन मेनार्ड कीन्स। इंग्लैंड के जॉन मेनार्ड कीन्स। ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ब्रिटन वुड्स प्रणाली की स्थापना से संबंधित। क्यों? क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में स्थापना की गई थी, ठीक। एक कहां के थे, यूएसए के थे, और एक थे इंग्लैंड के। उम्मीद करता हूं कि ये नाम आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे कि इसका जो मकसद था वो क्या निर्धारित किया गया था, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसे स्थापित करने का मकसद। ये जो मैं आप लोगों को छोटी छोटी हेडिंग करके लिख रहा हूं चीजें ना, फैक्ट के तौर पर, ये अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, कहानी के तौर पर मिलेगा। आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को जहां से डायरेक्ट बन सकता है, पूछ सकता है कि ब्रिटन वुड्स प्रणाली को स्थापित करने का मकसद क्या था। वह था अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। क्या? अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, साथ ही मुद्रा और विनिमय दर स्थिर करना। मुद्रा और विनिमय दर स्थिर करना, ठीक। ये इसका 2 मकसद था। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना मतलब अगर पूरी अर्थव्यवस्था को विश्व की एक मुद्रा के तहत ढाल दिया जाएगा, मतलब एक मुद्रा के तहत उस पर पूरी तरह से कार्य किया जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ेगा और मुद्रा और विनिमय दर में स्थिरता आएगी। क्यों? क्योंकि करेंसी की अगर हमें कमी होगी तो उसमें स्थिरता आनी जायज सी बात है, ठीक। चलिए, इतना सारा फैक्ट था, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे अन्य पॉइंट के बारे में, ठीक। अब देखेंगे कि इसके तहत स्थापना किस किस चीज की हुई, तो आईएमएफ की हुई, वर्ल्ड बैंक की, 2 चीजों की स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग नोट डाउन करेंगे कि ब्रिटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से इनकी स्थापना की गई थी। चलिए, स्थापना हो गई इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट नए तौर पर लिखेंगे, ये स्थापना का पॉइंट नहीं होगा, ठीक, हम लोग स्टार लगाकर चीजें लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, इस बैठक के परिणाम स्वरूप इस बैठक के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की, या फिर लिख सकते हैं जैसी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई, ठीक। ये वही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। जब इंडिया में क्राइसिस हुआ था किसका, इकोनॉमिक्स का, 1991 में, तो यहीं से लोन लिया गया था। इंडिया द्वारा आईएमएफ से हेल्प मांगी गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक वित्तीय संस्था है वैश्विक तौर पर, कि अगर किसी भी कंट्री को कर्ज लेना है या फिर कोई परेशानी है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो ये उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, फंड भी देते हैं ये लोग, ठीक, डोनेशन भी देते हैं। तो इस तरह से जो अगला चैप्टर आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग आईएमएफ और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ही पढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर को एक पिछले चैप्टर से जोड़कर पढ़ेंगे चीजें
क्लियर होंगी। ठीक, तो इसी के तहत दोनों की स्थापना की गई, विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई। इन्हें ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, इन्हें ब्रिटेन वुड्स जुड़वा। जुड़वा मतलब क्या होता है? ट्विंस, ट्विंस बोलते हैं ना, अगर दो भाई होते हैं तो उन्हें ट्विंस ब्रदर बोला जाता है, जुड़वा भाई। ठीक, इन्हें ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा गया। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, बड़े एग्जामों की बात कर रहा हूं मैं, कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ फैक्ट लिखना है। दोनों का मुख्यालय कहां है? इन दोनों मतलब इन्हें का मतलब क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अब बात होगी कि इन दोनों मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक की, इन दोनों का मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, कहां पर है? वह अमेरिका के वाशिंगटन DC में। अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC से आप लोग परिचित ही होंगे अमेरिका में। ठीक, तो ये सारे फैक्ट थे ब्रिटेन वुड्स प्रणाली से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली तौर पर कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है क्या। हम लोगों ने ये देखा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और इसके तहत और किन संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक, तो ये हम लोगों ने समझा। रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पहले आप लोगों को मौखिक तौर पर लेक्चर दिया था उससे चीजें जुड़ चुके होंगे आप लोग और याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में यहां है क्या। चलिए क्या है, हेडिंग ही बना देंगे कि यह क्या है, मतलब इसका परिचय भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक, चलिए इसका एक सिरा सोने से, इसका एक सिरा सोने, सोने मतलब स्लीपिंग नहीं, सोने का मतलब है गोल्ड, गोल्ड से एक सिरा सोने, दूसरा डॉलर से, ये USA डॉलर का सिंबल है डॉलर, दूसरा डॉलर से जुड़ा है या जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि यह प्रणाली पूरी तरह से अब समाप्त कर दी गई है। ठीक, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को लेक्चर में बता चुका हूं, और अभी जब मैं सारा फैक्ट लिख दूंगा तो फिर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रणाली में IMF के सदस्य देश, इस प्रणाली में IMF, अभी हम लोगों ने देखा था IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इस प्रणाली में IMF के सदस्य देश मतलब IMF के कितने मेंबर थे, जितने भी मेंबर थे इस प्रणाली में IMF के सदस्य देश अपनी मुद्रा को एक निश्चित दर पर, सदस्य देश अपनी मुद्रा को एक निश्चित दर पर क्या कर सकते थे, डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे, डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉलर को वरीयता दी गई थी, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर को सबसे उच्च कोटि की करेंसी मानी गई थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री थी जिस पर प्रभाव कम पड़ा था उसका। ठीक, तो उसकी मुद्रा क्या थी, एक तरह से स्ट्रांग थी उस टाइम में, तो उसी को वरीयता प्रदान की गई थी। तो किसी भी कंट्री को अपनी मुद्रा डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए जो IMF के सदस्य थे,
एक निश्चित दर होता था, फिक्स रेट होता था, उस रेट पर कन्वर्ट कर दिया जाता था। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मुद्रा का मान जैसे निर्धारित किया जाता है, वैल्यू ऑफ करेंसी होता है। ठीक, तो इस प्रणाली के तहत आईएमएफ के सदस्य देश अपनी मुद्रा को एक निश्चित दर पर डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे। चलिए बात करेंगे तीसरे फैक्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभी देश की मुद्राओं को, मैं ये सब बातें आप लोगों को बता चुका हूं, सभी देश की मुद्राओं को क्या किया गया, डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। डॉलर के साथ, ये आप लोग समझते हैं ना डॉलर का सिंबल है, मैं डॉलर लिखता नहीं हूं, आप लोग लिख लेंगे। सभी देश की मुद्राओं को डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। डॉलर के साथ जोड़ दिया गया मतलब कि कोई भी कार्य अगर किसी भी कंट्री में होगा तो वह डॉलर के ही माध्यम से होगा। ठीक, चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नियम क्या बनाया गया, रूल। ठीक, रूल या फिर नियम हम लोग इसे बोल सकते हैं। यहां बनाया गया फेडरल बैंक। अभी मैंने फेडरल बैंक का जिक्र किया था। फेडरल बैंक जैसे भारत में क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। उसी तरह यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है वह फेडरल बैंक है। तो रूल यहां बनाया गया, नियम यहां बनाया गया कि फेडरल बैंक $1 करेंसी की छपाई तभी कर सकती है जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना हो। ठीक है, तो यही इसमें हम लोग लिखेंगे। फेडरल बैंक क्या करेगी, $1 तभी छाप सकती है तभी छाप सकती है जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना, मतलब 0.88 ग्राम गोल्ड हो। ठीक, मतलब कि अगर $1 जैसे होता नहीं है कि भारत में से करेंसी की छपाई होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोष रखा जाता है, उसका वैल्यू निर्धारित किया जाता है। ये जो मुद्राएं प्रचलित है, हमारी करेंसियां हैं, इनका अगर वैल्यू इनकी निकालेंगे तो कुछ नहीं है, कागज की मुद्राएं होती हैं। लेकिन इनके उपलक्ष्य में जो पैसा रखा जाता है, भारतीय मुद्रा कोष में जो पैसा रखा जाता है, उसी के तहत तो मुद्रा का निर्गमन होता है। उसमें लिखा होता है, अगर आप लोग नोटों पर पढ़ेंगे कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह वचन कौन देता है, गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और गवर्नर किस बेस पर यह आपको देता है वचन, क्योंकि जितने रुपए का नोट आपके पास है उतने का जो सोना है वह भारतीय उसमें कोष में रखा गया है, तब जाके मुद्रा की छपाई हुई है। ठीक, यही रीजन है कि जो मुद्रा की छपाई ज्यादा नहीं होती, मांग के अनुसार ही मुद्रा की छपाई होती है। अन्यथा अगर यह प्रणाली ना हो तो पूरी तरह से टकसालें तो सबके पास है, ढेर सारी मुद्रा का क्या करें, निर्गमन कर दें, मार्केट में ढेर सारा पैसा आ जाए, पूरा देश अमीर हो जाए। लेकिन अगर ज्यादा मुद्रा आएगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक, तो इसी वजह से ये अलग टॉपिक है, मैं बात करूंगा इन सब पर, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत के पास तो टकसाल है, वो चाहे तो करोड़ों लाखों अरबों रुपए पर डे छाप दे, नोटों का निर्गमन करके क्या करे, व्यक्तियों तक पहुंचा दे और देश पूरी तरह से अमीर हो जाए। लेकिन जब करेंसी मार्केट में ज्यादा आएगी तो महंगाई भी चरम सीमा पर जाएगी और वैश्विक लेवल पर जो रुपया है हमारा, इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इन सब के लिए कुछ फैक्ट है, सब हम लोग पढ़ेंगे सॉरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए, रूल हम लोगों ने देख लिया, बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट क्या है, इस प्रकार जिस देश के पास जितना सोना होगा, इस प्रकार जिस देश के पास जितना सोना होगा, सोने का मतलब फिर कहूंगा आप लोग गोल्ड से ही लगाएंगे, जितना सोना होगा
उतनी मुद्रा की छपाई कर सकता है। मतलब अब कहेंगे सर आपने तो बात की कि डॉलर के लिए यह निर्धारित किया गया था कि $1 के लिए 88 ग्राम आपको क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, सॉरी 0.88 ग्राम सोना होना चाहिए। लेकिन अब तो यहां आप बोल रहे हो कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्री हैं उनके पास जितना सोना होगा उस हिसाब से, तो ये कैसे, ये ऐसे हुआ कि मान लीजिए इंडिया को पैसे छापने हैं, लेकिन क्या हुआ है कि जो यह प्रणाली लाई गई ब्रेटन वुड्स प्रणाली, इसके तहत इंडिया भी इसका मेंबर है। तो जो आप लोगों को मुद्रा की वरीयता दी गई है पूरे विश्व के लिए वह डॉलर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखोगे कि जो इंडियन रुपए है इसका अगर डॉलर में मान निकालेंगे तो कितना है, $1 बराबर कितना है, प्रेजेंट टाइम में आई थिंक 72 रुपीज है। मतलब $1 छापने के लिए 72 रुपए, अगर भारत के पास 72 रुपए होगा तब $1 के बराबर होगा, ठीक, $1 के बराबर होगा। तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि इंडियन करेंसी जो छप रही है वो $1 का निर्गमन करने के लिए कितना सोना रख रही है। तो वो जो टाइम पीरियड था उस समय 0.30 मतलब 30 ग्राम सोना के करीब रखा गया था $1 की छपाई के लिए। तो 30 में हम लोग 72 का मल्टीप्लाई करें अगर, तो जितना आएगा उतना सोना अगर भारत के पास होगा तब वह $1 की छपाई के हिसाब से मुद्रा का निर्गमन कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इनका कॉम्बिनेशन आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब जिस देश को मुद्रा की छपाई करनी है पहले वह अपने मुद्रा का मान डॉलर से क्या करेगा, मूल्यांकित करेगा कि कितने रुपए या फिर कितनी करेंसी हमारी $1 के बराबर हो रही है। उस हिसाब से जितना हम एक अपने रुपए को छापने में लगाते हैं, कोष रखते हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने में, जितना मुद्रा का मान है डॉलर से, फिर जितना हमारा रेशियो आएगा, अगर उतना सोना हमारे पास है तो हम अपने पैसे का निर्गमन कर सकते हैं करेंसी का डॉलर के हिसाब से, ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब आगे बात होगी इन सब पर, परेशान नहीं होना है आपको। आइए अब हम लोग चलते हैं कहां, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक। कितने पॉइंट हम लोग लिख चुके थे, 5 लिख चुके थे, छठवां लिखेंगे। छठवां पॉइंट क्या है, दुनिया की हर मुद्रा की कीमत का निर्धारण डॉलर में होने लगा। दुनिया की हर कीमत का निर्धारण किसमें होने लगा, डॉलर में होने लगा, डॉलर में होने लगा, ठीक। अब बात आती है कि ये लास्ट पॉइंट बचा था हमारा कि हमारा जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली या ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वह क्या है, उसके तहत क्या क्या किया गया। तो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आप लोगों का। ये एक तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करने के लिए लाई गई प्रणाली थी और इसके तहत यूएसए के डॉलर को वरीयता दी गई और प्रत्येक देश को जो आईएमएफ के सदस्य थे उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो एक निश्चित दर पर। जितना आपके देश में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो मुद्रा का वैल्यू बनता है वह वैल्यू यूएसए के डॉलर से कितना आप लोगों का मैच करता है, उस पर एक फिक्स रेट निर्धारित करके आप लोग अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो। पहला फैक्ट निकल के आया। दूसरा फैक्ट आया कि मान लीजिए कि यूएसए को डॉलर छापने का अधिकार तो है और उसकी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर वरीयता प्रदान की गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां ढेर सारी डॉलर की छपाई करके बहुत आगे निकल जाए। तो उसके लिए भी निर्धारित किया गया कि जो अमेरिका की फेडरल बैंक है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक, उससे यह अधिकार दिया गया कि आप $1 का निर्गमन तभी करेंगे जब आपके पास 0.88 ग्राम गोल्ड होगा। मतलब $1 की छपाई के लिए 0.88 ग्राम गोल्ड की जरूरत पड़ेगी मुद्रा कोष के हिसाब से। अगर आपके कोष में इतना सोना है तो आप $1 की छपाई करोगे। इससे क्या होगा कि उसकी छपाई पर भी नियंत्रण लग जाएगा और जब नियंत्रण लगेगा तो डॉलर की कमी होगी मार्केट में, तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी।
ठीक, ये कहा गया। फिर उसके बाद बात की गई कि जितनी भी हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था है या जितने भी कंट्री हैं, सबका मान डॉलर में निर्धारित किया जाएगा। तो यही सारी फैक्ट थे इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आप सब याद कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इससे लाभ क्या हुआ। ठीक, चीजें क्लियर हो गई है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे लाभ क्या हुआ। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के लाभ। पहला क्या हुआ, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई में नियंत्रण आ गया। मुद्रास्फीति या फिर महंगाई बोल सकते हैं, महंगाई में नियंत्रण। ठीक, ये हो गया हमारा पहला लाभ। कोई भी देश क्या कर सकता है, मन मुताबिक मुद्रा की छपाई नहीं कर सकता। महंगाई कब आती है, महंगाई तब आती है जब आपके जेब में रुपया भरा पड़ा रहता है। आपकी डिमांड कब बढ़ेगी, डिमांड के हिसाब से क्या होता है, रेट बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। अगर चीजों की डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा है, तभी आप मार्केट में जाकर चीजें परचेज कर रहे हो। तो अगर आप चीजें परचेज करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रेट होगा वह बढ़ा हुआ होगा, महंगाई ज्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह से महंगाई पर नियंत्रण आया। कैसे कि जब मुद्रा की छपाई ही कम होगी, आपके पास करेंसी की उपलब्धता ही कम होगी, तो मार्केट में उसका जो प्रचलन है, मार्केट में जो उसकी तरलता है, लिक्विडिटी है, वह कम होगी। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि महंगाई कब होती है, महंगाई तब होती है जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रिजर्व बैंक मुद्रा को अपने पास लेने की कोशिश करती है। जब मुद्रा को वह निकाल देती है, मार्केट से कम कर देती है, उस समय क्या होता है, रेट बढ़ाए जाते हैं, दर ज्यादा किया जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा किया जाता है। तो इस हिसाब से मुद्रा को जब वो अपने पास कर लेती है, मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाती है, तो महंगाई कम हो जाती है। ठीक, तो वही बात यहां की गई है कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई में नियंत्रण आया। क्यों, क्योंकि कोई भी कंट्री मन मुताबिक मुद्रा की छपाई नहीं कर सकती थी, इसलिए डॉलर में उसे निर्धारित किया गया था। दूसरा पॉइंट, विनिमय दर में स्थिरता आ गई। विनिमय दर में स्थिरता आ गई, स्थिरता आ गई। विनिमय दर में स्थिरता, जायज सी बात है, मुद्रा की कमी होगी तो स्थिरता आ ही जाएगी। स्थिर विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। स्थिर विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, इतने सारे फैक्ट थे। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से चरमरा जाए, टूट जाए, तो उसकी हेल्प कौन करेगा। किसी भी कंट्री में आर्थिक संकट आ जाए तो उसकी हेल्प कौन करेगा, तो उसी के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी। आईएमएफ अगर किसी भी देश में वित्तीय संकट आता है या जिसे हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, तो उसमें आईएमएफ उसकी हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछता है, वित्तीय संकट आने पर आईएमएफ सहायता करेगा। किसी भी देश में वित्तीय संकट आने पर आईएमएफ सहायता करेगा उस कंट्री का जिसमें वित्तीय संकट आएगा। चलिए अब बात करेंगे कि इसकी समाप्ति कैसे हुई या फिर कब हुई। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि यह दौर था 1970 के दशक में, हम लोग इसे बोल सकते हैं 1969 का वो टाइम पीरियड था जब यूएसए ताइवान से युद्ध में पूरी तरह से उलझा हुआ था। तो आप सब जानते हैं जब कंट्री किसी अदर कंट्री से युद्ध में परेशान होती है तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह टूट जाती है।
तो यही रीजन हुआ अमेरिका के साथ कि जब अमेरिका उसके साथ युद्ध करने लगा तो काफी सारे संसाधनों की जरूरत पड़ी, तो करेंसी की कमी हो गई। तो इस तरह से यह प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यह प्रणाली 70 के दशक तक चली। यह प्रणाली 17 ऐसे करके लिखेंगे, 17 के दशक तक चली। ठीक, उसके बाद यह 1969 के बाद समाप्त हो गई। उसके बाद मतलब 1969 के बाद यह पूरी तरह से समाप्त हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब पूछेंगे कि यह समाप्त क्यों हुई थी, तो उसका रीजन है, तो कारण हम लोग लिख लेंगे, कारण यूएसए और ताइवान युद्ध। ठीक, तो ये था हमारा आज का चैप्टर ब्रेटन वुड्स प्रणाली। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो मैंने हिस्ट्री से जोड़कर इसे स्टोरी के तौर पर बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखेंगे, फिर जब नोट्स बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए।